जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 15 ऑफ 270 हार्ड चैलेंज। लास्ट लेक्चर है डिटर्मिनेंट्स का। जितने भी PYQ बच्चे मैं सारे आज ख़त्म करवा दूंगा, जितने भी हम लोग करेंगे। एंड देन वील प्रोसीड विद आर नेक्स्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर बेटा दो डिमांड्स है, आइदर आई गो विद बाइनोमियल और आई गो विद रियल बेसिकली रिलेशन फंक्शन। मतलब पूरा कैलकुलस स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो तुम लोग कमेंट करके मुझे बता दो यार बाइनोमियल पहले कि इस हफ्ते में बाइनोमियल ख़त्म कर दूँ या फिर सीधा का सीधा आप लोग का वो ख़त्म करूँ, क्या बोलते हैं, कैलकुलस स्टार्ट करवा दूँ एक ही बार। ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे बता देना। 156 बेटा पीछे से स्टार्ट करते हैं, जो जो बचे हैं वो लोग करते जाते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। अच्छा बेटा याद करो ये कौन सी सिस्टम है बेटा, होमोजीनियस। ठीक है, और होमोजीनियस में अगर मुझे नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए था, ट्रिवियल सोल्यूशन 0 0 0, नॉन ट्रिवियल चाहिए था, तो डेल्टा इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाता है। तो लिखो 1 2a a 1 3b b एंड 1 4c c। इसकी वैल्यू बेटा इक्वल टू 0 कर दो, सीधा सीधा लगा दो यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 1 1 इधर लिख दो a और c। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 4ac प्लस 3bc प्लस 2ab माइनस 2ac माइनस 3ab माइनस 4cb इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, 4ac और 2ac तो 2ac बन गया, 3bc और माइनस 4bc तो माइनस bc बना, 2ab माइनस 3ab तो माइनस ab बना बेटा, इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपना बन रहा है बेटा 2ac इज इक्वल टू bc प्लस ab। ठीक है, अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ से मैं b कॉमन ले लूँ बेटा, a प्लस c, और यहाँ से 2ac, सो 2/b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई ac। इसको अगर तुम ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है बेटा 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। सही बात है। और ये बेटा क्या होता है, HP की कंडीशन होती है। ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, HP की। HP इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है डिनोमिनेटर में AP चल रहा है, कुछ आप लोग ऐसा बोल सकते हो। बाकी ये इसकी कंडीशन होती है, बस याद रखनी है। तो आंसर चेक कर लेते हैं यार, लास्ट वाला D है। ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मेन है क्वेश्चन सॉल्विंग, और मेन है बेटा ये प्रॉपर्टी लगाना कि ये डेल्टा 0 है। मेन तो तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, चलो तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो क्या होगा इसका, ठीक है, 1 2 1 2 3 1 3 5 2 1 3 सॉरी 1 2 1 3 1 2 1 3। तो 10 6 6 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 5। कैलकुलेट बेटा कितना आ रहा है अपना आंसर, 16 प्लस 6 22। अच्छा देखो ये कैंसिल आउट होकर के 2 बचा, ये 8 तो -1, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये नहीं ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, या तो ये बचा है या तो ये बचा है। तो डेल एक्स ढूंढ लो बेटा। ठीक है, डेल एक्स ढूंढ लो। याद है ना क्रेमर्स रूल, या भूल गए? याद है ना क्रेमर्स रूल? ठीक है, क्रेमर्स रूल क्या था कि अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू ढूंढो। तो वो कैसे ढूंढेंगे अपन, इधर 3 3 1 डालेंगे, वैल्यू ढूंढो बेटा कितनी आ रही है, इधर 1 और 2 डालो, इधर 3 और 1 डालो। ये आंसर हो जाएगा बेटा 15, 9 प्लस 2 9 इंटू 2 18, और ये 2 माइनस 12 -3 -15। 15 से 15 कैंसिल हुआ बेटा, 18 माइनस 12, ये 20 माइनस 15 आ रहा है, तो आंसर इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो डेल एक्स की वैल्यू बेटा अगर 5 आ रही है, इसका मतलब आंसर नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि एनी वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो आप लोग का नो सोल्यूशन होता है क्रेमर्स रूल के हिसाब से। तो 155 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक बार मुझे पॉज देना पड़ेगा एंड यार रुक जाओ, एक और क्वेश्चन देख लें। ये तो अब तुम लोग कर सकते हो, 2011 का क्वेश्चन, ये भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन देन लेमडा इज नॉट इक्वल टू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 करनी है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ये तो बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, k + 1 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 8/k + 3
विच इज़ नॉट इक्वल टू 4k/3k-1। या तो ऐसे लगा लेना जो बचपन में क्लास 10th में पढ़ा है, या फिर क्रेमर्स रूल लगा करके ख़त्म करना, ठीक है। हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो -y -z उधर लेके जाओ, -z -x उधर लेके जाओ, -x -y उधर लेके जाओ। याद रखना x के कोएफिशिएंट पहले लिखे जाते, फिर y के, फिर z के, अकॉर्डिंगली लिख देना। इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब डेल्टा की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल, मतलब डेल्टा की वैल्यू बेटा 0 करनी है, ठीक है। एक ये कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व, ठीक है। मैं फटाफट से अब बताते जाऊँगा बस। 1 लेमडा -1 लेमडा -1 -1 1 1 माइनस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इधर 1 -1 और माइनस लेमडा लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू आप लोग की बेटा माइनस लेमडा, ये वाली वैल्यू आप लोग की प्लस लेमडा, ये वाली वैल्यू आप लोग की माइनस लेमडा, ये वाली वैल्यू आप लोग की माइनस लेमडा क्यूब, ये वाली वैल्यू आप लोग की +1, ये वाली वैल्यू आप लोग की बेटा -1। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग की इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इज इक्वल टू 0 आप लोग को करना है। तो एक एक तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा और इज इक्वल टू 0 आ गया। तो लेमडा टाइम्स लेमडा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड लेमडा स्क्वायर -1, तो लेमडा टाइम्स लेमडा -1 इंटू लेमडा +1 इज इक्वल टू 0। तो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं आप लोग की लेमडा की, ठीक है। तो या 3 वैल्यूज़ पर आप लोग को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो ऑप्शन में भी है, तो 150 का बी। बट इसमें अगर कोई केस अगर आ गया शामिल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 150 का बी आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो जाएगा तुमसे एज नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली, ये वाला भी हो जाएगा एज अ सोल्यूशन देन एक्स वाई लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एक्स और वाई की बेटा वैल्यू ढूंढ लो, एज अ सोल्यूशन है ना, तो एक्स और वाई की सीधा सीधा वैल्यू ढूंढ लो। कैसे ढूंढेंगे बेटा, क्रेमर लगा करके ढूंढ लो, ठीक है। तो या फिर तुम लोग ये तो बच्चों जैसी इक्वेशन में सॉल्व भी कर सकते हो, वरना क्रेमर लगा करके सीधा भी ढूंढ सकते हो। डेल्टा की वैल्यू 1 - 2 के, फिर उसके बाद 2 1 1 3 -1 माइनस के, ठीक है। तो 1 2 3 को 1 2 3 को रिप्लेस मार लो किससे, अच्छा 1 2 3 को रिप्लेस मारोगे तो 1 2 3 आ जाएगा D1 से, है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्स और डेल्टा सेम ही है आप लोग का, तो आंसर 1 ही आ जाएगा। देखो बिना कैलकुलेशन किए ये सॉल्व हो रहा है। फिर डेल्टा वाई में क्या करोगे, इसको चेंज करोगे और 1 2 3 लिखोगे बेटा। डेल्टा वाई की वैल्यू ऑब्वियसली है बेटा आप लोग की 0 आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम आप लोग के कॉलम है। तो डेल वाई आप मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो डेल वाई बाई डेल्टा इज इक्वल टू आप लोग का 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो ये ऑप्शन आप लोग का 147 का बी आप लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, सही है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं बेटा पॉज, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 146, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू एक्स इज एक्स वाई जेड, आप लोग की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसका आप ट्रांसपोज ले लोगे क्योंकि आप लोग को एक्स वाई जेड चाहिए, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स। पी एक्स इज इक्वल टू 0 आप लोग को दिया हुआ है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देन सेट ए इज, ये आपसे पूछा है कि अगर आप लोग का x इज इक्वल टू ये है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ है एक्स वाई जेड की जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगी, हम लोग को बेसिकली वो देखना है। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक दिमाग लगाना है, और वो ये है कि ये क्या है, ये क्या बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है यार, ध्यान से देखो, इसकी मैट्रिक्स सॉरी इसका डिटर्मिनेंट कितना बन रहा है, पहले बेसिकली कैलकुलेट करो। क्या करेंगे, 1 1 1 -1, ये हो जाएगा -18 -3 -8 प्लस -4, ठीक है। फिर आप लोग का हो जाएगा -3 और प्लस 36, 18 8 26 30 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आप लोग की 0 आ रही है, इसका मतलब इसके पास
कौन सा होगा? अच्छा, पहले पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कौन से सेट ऑफ इक्वेशन है? होमोजीनियस है, क्योंकि ये इक्वेशन और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो आ रहे, तो होमोजीनियस है, तो बेसिकली नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वाला केस है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला केस है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग को पता लग गई कि ऐसा है। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाले केस को हाउ डू वी सॉल्व इट? इक्वेशंस लिखते थे, किसी एक वैल्यू के टर्म्स में हम लोग बाकी दो वैल्यूज़ को डिपेंडेंट मतलब एक वेरिएबल को डिपेंडेंट प्रूफ करते थे बाकी दो वेरिएबल पर। तो कैसे करते हैं? लेट सपोज आप लोग की इक्वेशन पहली वाली क्या बन रही है बेटा? x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू शून्य, माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z इज इक्वल टू शून्य, और फिर x प्लस 9y माइनस जेड इज इक्वल टू शून्य। देखो इन दोनों में x x है, तो x को एक बार के लिए कुछ भी रैंडमली आप, मतलब x को आप ऑब्वियसली x ले लो या k ले लो, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए x को x एज इट इज छोड़ दो। यहाँ से बेटा एक वैल्यू x की आ रही है कितनी? माइनस जेड माइनस 2y, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो 9y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस जेड। यहाँ से बेटा आप लोग के पास एक और इक्वेशन आ रही है 7y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, एक इक्वेशन आ रही है आप लोग की 7y इज इक्वल टू 2z। अच्छा, अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये चीज़ सब्सटीट्यूट करूँ तो हर चीज़ मुझे x के टर्म्स में मिल जाएंगी, तो हेंस मुझे मिल जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? 2z/7। ठीक है, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 4z माइनस 6z/7। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग का क्या बन जाएगा? 28z माइनस 6 दैट इज 22z/7। सो x विल बी इक्वल टू माइनस 11z/7। तो अब देखो आपको हर चीज़ z के टर्म्स में मिल रही है। x की वैल्यू है माइनस 11z/7, y की वैल्यू आप लोग को मिल रही है यहाँ से, y की वैल्यू आप लोग को मिल रही है 2z/7, और z तो बेटा आप लोग का z ही है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा अगर मैं इसमें हर चीज़ को सब्सटीट्यूट कर लूँ, हर चीज़ को अगर मैं सब्सटीट्यूट कर लूँ तो मुझे ऑब्वियसली z की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और अगर देखो यार स्क्वायर है तो वैसे तो दो ही सोल्यूशन आने चाहिए, बाकी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ का स्क्वायर करना है तो z में एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, तो सिंपल सी बात है। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं आप लोग का पॉजिटिव ही आएगा। एक सेकेंड कर लेते, 121z² डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4z² डिवाइड बाय 49 प्लस 49z² इज इक्वल टू, उधर जा करके बेटा 49 भेज दिया, ये पूरी वैल्यू आप लोग की बन जाएगी 170 174। तो z की वैल्यू बन जाएगी √49/174, मतलब प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय √174। ठीक है, तो z की दो वैल्यूज़ आ रही है, अगर z की दो वैल्यूज़ आ रही है तो x की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, मतलब y की भी दो वैल्यूज़ ही आएंगी। तो कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ही आप लोग की आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो 146D। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ यार कि होमोजीनियस है और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस है, तो एक वेरिएबल के टर्म्स में सब कुछ सॉल्व कर लो। लेट दिस बी देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेम टाइप का देखो क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, करेक्ट। यहाँ पर तुम लोग कर लोगे ये वाला, जैसे ये किया इस पर यहाँ पर आप लोग को एक रेंज मिल गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का पक्का केस होने वाला है। ठीक है, फिर एक्स वाई जेड को एक टर्म में लिख देना, फिर जैसे इसमें किया, और फिर ये वाला आप लोग का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सपोज द वेक्टर्स, ये वेक्टर वाला अभी के लिए छोड़ दो, ये क्या होता है ये ऑब्वियसली वेक्टर 3D में समझेंगे। सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन ये भी हो जाएगा तुम लोग से। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये भी मेरे हिसाब से तुमसे हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये करते हैं, देखो मेट्राइसिस के साथ साथ आप लोग का यूज़ क्या आ रहा है, मेट्राइसिस के साथ साथ आप लोग का देखो यूज़ ऑफ ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट आएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोग को देखनी है। तो ठीक है, ये वाला करते हैं बेटा
क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी 3x3 रियल मैट्राइसेस such that A is symmetric and B is skew symmetric, then the system of linear equation a square b square minus b square a square is. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या आ रहा है. ठीक है, तो जैसे प्रोसीड करते थे ऐसे इक्वेशंस को. ठीक है, हम लोग को पता है हम लोग इस पे भी क्या करते थे बेटा, ए स्क्वायर को भी डी ले लेते थे और बी स्क्वायर को ई ले लेंगे, है ना. याद है ना, ये सब कुछ मैट्राइसिस में किया था. भूलना मत बेटा, पता चले हर चीज भूलते जा रहे हो. ठीक है, चलो सी ट्रांसपोज लिया तो सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ई डैश डी डैश. वेरी गुड, सीधा रिवर्सल प्रॉपर्टी के साथ लगा रहा हूं, माइनस डी डैश ई डैश. ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं. ए अगर सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगी, मतलब डी इज इक्वल टू डी डैश. बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी स्क्वायर भी बी स्क्वायर सिमेट्रिक होगी, तो ई इज इक्वल टू ई डैश. ठीक है, इवन पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक. चलो, तो ई डैश विल बी इक्वल टू ई डी माइनस डी ई, मतलब सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी आ रहा है. ठीक है, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि सी आप लोग की, या जो ये वाली मैट्रिक्स, अगर इसको मैं सी एक्स के टर्म्स में लिखूँ, सी एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली मैट्रिक्स मेरी क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है. ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक ऑब्वियसली आप लोग को हर चीज़ सी के हिसाब से चेक करनी है, तो डिटर्मिनेंट सी स्क्यू सिमेट्रिक है तो वैसे भी 0 आएगा. तो अब बेटा बात क्या बची है आप लोग की, कि अब हमारे पास या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा या तो नो सोल्यूशन होगा. अब इनमें से दो आंसर में से हम लोग के आंसर कौन से होंगे हम लोग को वो चेक करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ सी तो 0 है, सही बात है. अब यार दिमाग लगाते हैं. दिमाग कैसे लगेगा बेटा, सिंपल. इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, नल मैट्रिक्स दिया हुआ है. सी एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब होमोजीनियस काइंड ऑफ केस. एंड अगर ये होमोजीनियस काइंड ऑफ केस है, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन तो आप लोग को मिल रहा है 0 0 0 वाला केस, तो आप लोग के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस ही बनेगा, नो सोल्यूशन बनेगा ही नहीं. तो देखो एक एक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं उससे कैसे हम लोग आंसर लेकर के आ रहे हैं. पहले हमने ये देखा, फिर हमने इनका यूज़ किया कि भाई ये चीज़ दी हुई है हम लोग को, फिर हमने इसका यूज़ किया. जो जो एलिमेंट्स दिए हुए क्वेश्चन के अंदर उन सबका सिग्निफिकेंस है यार, उन सबको देखो और खुद देखो. एक बंदा एम्फेसिस कर रहा है भाई एक्स देखो, ओ देखो, तो भाई खुद बोल रहा है भाई देखना. अब तेरे को वो बोल रहा है देख भाई देख क्या सीन है, फिर भी तू नहीं देख रहा यार, क्या कर सकते हैं. चलो, तो 140 ये भी तुम लोग कर लोगे, इस टाइप का तो किया हुआ भी हम लोग ने. ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, चलो ये वाला कर लेते क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर में सबको दिक्कतें आती हैं, है ना. चलो, ऑल राइट. एंड यार एक जस्ट गुजारिश है, थोड़ा जो शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाते हैं हम उनको थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार. ठीक है, और वीडियो को भी थोड़ा बहुत कर दो यार, थोड़ा सा. अब जब तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो तो कर दिया करो यार, ठीक है. नहीं भी अच्छी लगी तो भी कर दो. चलो, लेट आप लोग का है लेमडा का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, ये आप लोग को इक्वेशन है हैज़ अ सोल्यूशन. हैज़ अ सोल्यूशन मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाला केस होगा. अच्छा, नहीं 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 योजित, नहीं 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 नहीं, हैज़ अ सोल्यूशन. तो हैज़ अ सोल्यूशन में दोनों केसेस हो सकते हैं. कौन से दो केसेस, कि हम लोग का डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 में इनफाइनाइट वाला केस भी आए. हैज़ अ सोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि इट इज़ कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आए. तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को देखनी पड़ेगी बेटा. तो ये ऑब्वियसली इधर जगह नहीं है तो आगे कर लेते हैं अपन. लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना. आजकल यही गाना हर जगह सुनाई देता है, सही बात है ना. 111325 9428 प्लस 9428 प्लस बॉक्स ऑफ लेमडा. ठीक है, चलो पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यार. ठीक है, 19128 प्लस बॉक्स.
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 12 प्लस 56 प्लस 2 बॉक्स ऑफ लेमडा, ठीक है, मल्टीप्लाई अपने जैसे करते हैं, प्लस 45, ठीक है, माइनस 28 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 84 माइनस 3 बॉक्स ऑफ लेमडा, ठीक है, माइनस 18 माइनस 20। ऑल राइट, यहाँ से कट करके आप लोग का माइनस 28 बन जाएगा, माइनस बॉक्स बन जाएगा, यहाँ से आप लोग का -6 बना, यहाँ से आप लोग का प्लस 25 बना, 25 प्लस में 25 माइनस 6 प्लस 19, सो -9, सो -9 माइनस बॉक्स ऑफ लेमडा आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा। ये तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, वो तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब दो केसेस हम लोग के बनेंगे, एक बनेगा बेटा -9 माइनस बॉक्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस। एक बार बनेगा -9 माइनस बॉक्स ऑफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्लियरली क्या पता लग रहा है बेटा, बॉक्स ऑफ लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू -9, करेक्ट, ठीक है। बॉक्स ऑफ लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू -9 मतलब लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू द रेंज ऑफ -9 टू, सॉरी, हाँ ठीक ही लिखा था, ठीक है। -8 से जैसी वैल्यू छोटी होगी आप लोग को -9 आंसर मिलेगा, है ना। बॉक्स का मतलब हमेशा बताते ही जाता हूँ बेटा, तो -8 आप लोग का इधर है, -9 इधर है, -9 और 8 के बीच में जो भी आप लोग की वैल्यू लेट्स से -8.4 है, तो पीछे वाला इंटीजर विल बी योर आंसर। तो क्योंकि हम लोग को बॉक्स की वैल्यू -9 नहीं चाहिए, तो हम लोग ये वाला केस हटा देंगे, और ठीक है, अब ऊपर वाला केस लेंगे कि बॉक्स की वैल्यू मुझे -9 का केस चाहिए इस वाले के लिए, तो मतलब मैं ये वाले केस में ये वाला केस कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसमें मैं ये वाला केस कंसिडर करूंगा, और इस वाले में मैं ऑल रियल नंबर, बेसिकली यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू क्या पता लग रही है कि लेमडा की वैल्यू आ रही है मेरी, लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस सेट, ठीक है, माइनस दिस सेट कि लेमडा इज नॉट इक्वल टू दिस सेट, और एक में आ रही है कि लेट लेमडा इज इक्वल टू दिस सेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वेशंस को क्लब करें, यूनियन करें, क्योंकि आंसर सेट तो ऑब्वियसली दोनों को मिला करके आएगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर आएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो चेक करते हैं यार, थर्टी 139A, ठीक है, चलो। अच्छा, तो एक और बार मैं बस बता दूं, हम लोग ने पहले देखा -9 माइनस लेमडा आया, माइनस बॉक्स ऑफ लेमडा आया, फिर एक बार इज इक्वल टू 0 किया बेटा, किसके लिए, इन्फाइनाइटली मनी सोल्यूशन के केस के लिए, एक बार नॉट इक्वल टू 0 किया, एक केस वहाँ से आया, एक केस वो आया, बेसिकली दोनों केस का क्लब विल बी माई टोटल आंसर, ठीक है। तो दोनों केस को हमने क्लब कर दिया, चलो। ये भी कर लेना बेटा, इसमें तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, करनी है अभी ट्रिग्नोमेट्री, अगर करनी होगी तो बता देना, क्योंकि तुम लोग को आइडेंटिटीज़ फिर पता है नहीं पता है, तो बहुत बहुत वो होगा, हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लगेगा, देखो, ठीक है ना। तो एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना, है तो क्वेश्चन बेसिक सा ही, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करनी है, और 0 आ रहा है ना, तो यूनिक सोल्यूशन तो तभी आएगा जब डिटर्मिनेंट, इसका पक्का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, गारंटीड, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है ना, ऐसे कंडीशन में हमेशा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 ही आती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस का केस है 138 का बी। भाई अगर ये तुक्का सही निकल गया ना, मज़ा आ जाएगा, ओरे भाई ये तो मजाक हो गया। चलो ये तुम लोग कर लोगे आराम से, ये वाला देख लेते हैं क्या लिखा है इतना बड़ा सा, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R। चलो ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा, -1 1 2 3 -A 5 और 2 -2 और -A,
ठीक है, तो -1 और 2 इधर लिख दिया, 2 और माइनस इधर लिख दिया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढ ली। ये कितनी हो जाएगी बेटा, -12, ये हो जाएगा बेटा -a², ये हो जाएगा बेटा +10 माइनस, अच्छा ये अभी भी लिखा हुआ इधर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला +3a, ये वाला +4a, और ये वाला आप लोग का हो जाएगा -10। ये आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लोग की इक्वेशन बन रही है बेटा -a² + 7a -12। ध्यान दो, a² - 7a + 12, तो a - 4 × a - 3। ये आप लोग का कुछ केस बन रहा है, ठीक है। अब ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। Let S1 be the set of all A belongs to R for which the system is inconsistent. Inconsistent मतलब बेटा नो सोल्यूशन का केस, और नो सोल्यूशन के केस में ऑब्वियस सी बात है ए को मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर 0 होना पड़ेगा मतलब ए की वैल्यू को ऑब्वियसली 4 या फिर 3 होना पड़ेगा, ठीक है। ये मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग किसी को रिप्लेस करें, पहले एक बार रिप्लेस करके भी देख लेते हैं, ठीक है, कहीं पता चले वो सब भी 0 आ जाए, ए की वैल्यू। ऐसा करते हैं, तीनों ही देखने तो पड़ेंगे एक बार, तो ऐसा करते हैं एक बार रिप्लेस मारते हैं 0, 1 और 7 से, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक नॉन ज़ीरो भी तो आना चाहिए बेटा, नहीं तो नो सोल्यूशन होगा कैसे, ठीक है। तो आप लोग का ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वही 2 माइनस से लिख देते हैं, 0 7 लिख देते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। -4 0 +35, ठीक है, +a बन जाएगा, +14a बन जाएगा, और ये तो 0 हो गया, = 0। अच्छा, = हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। चलो ऑल राइट, तो चेक किया तो 15a + 31 बन रहा है बेटा। अगर मैं 3 और 4 में से कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि ये आंसर तो ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब 3 और 4 सेट 1 को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि 3 और 4 में आप लोग में आंसर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है और डेल एक्स की वैल्यू ≠ 0 आ रही है, तो अपना काम हो गया। तो सेट S1 फॉर आप लोग को ए ढूंढना था, ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग को मिल गया कि ए की वैल्यू 4 और 3 पर डेल की वैल्यू 0 आ रही है और डेल एक्स की वैल्यू ≠ 0 आ रही है, मतलब ए की वैल्यू 4 और 3 पर आप लोग को नो सोल्यूशन वाला केस आप लोग को मिल जाएगा। अब बेटा बात करते हैं, लेट S2 बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो बेटा इस केस में आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। जब नो सोल्यूशन आ रहे तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कैसे आएगा, है ना। तो नंबर इफ n(s1), ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2 इज 0, क्योंकि भाई जब नो सोल्यूशन का केस है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस तो हो ही नहीं सकता वैसे भी। तो ऑप्शन क्या है, सी, number of elements in set 1 is 2 and in S2 is 0। तो 136 का आंसर आप लोग का सी है, ठीक है। चलो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं यार। चलो तो अब 135 ये भी देख लेते हैं यार। इसके अंदर देखो 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे, करेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग के पास यूनिक सोल्यूशन का एक डिटर्मिनेंट है जो कि ≠0 होगा, मतलब 1 1 अल्फा, 3 1 1 और 1 0 2, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन का बेसिकली आप लोग के पास डिटर्मिनेंट होगा। बट एक सेकेंड, हम लोग को यूनिक सोल्यूशन ही निकालना है, तो हम लोग सीधा XYZ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करके। नहीं तो डेल एक्स बाय डेल्टा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे अच्छा इन्हीं को देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 - 2z लिख करके इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ,
1 माइनस 2z प्लस वाई प्लस एल्फा जेड इज इक्वल टू 2। यहाँ से बेटा हो जाएगा अल्फा माइनस 2 इंटू जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आप लोग की एक इक्वेशन आ गई। इसमें सब्सटीट्यूट कर दो बेटा 1 माइनस 2z, तो 3 टाइम्स 1 माइनस 2z हो जाएगा 3 माइनस 6z प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी माइनस 5z प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बेटा, दोनों को माइनस कर दो, 1 1 भी कैंसिल, वाई वाई भी कैंसिल, तो अल्फा माइनस 2 प्लस 5 होल टाइम जेड विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू मैं -3 नहीं लूँगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो अगर ये भी 0 हो जाएगा तो बात ही नहीं बचेगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि अल्फा को भी 0 ले ले या नहीं लेते, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो दो केसेस आपके, अगर मैं देखो यहाँ से देखो z तो 0 आ रहा है, z 0 आ रहा है। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू -3 लेता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में। किस बारे में सोचना पड़ेगा उसको ज़रा पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट चेक नहीं किया है, ठीक है, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट चेक नहीं किया है। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 पर, अगर, ठीक है, अगर, तो एक बार डाल के देखते हैं 1 1 -3, ठीक है, 1 1 -3, फिर है 3 1 1 और फिर है 1 0 2। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 हम नहीं ले पाएंगे। तो चेक करते हैं यार डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 1 1 -3 और 2, ये 0 है, ये आप लोग का 2 है, ये आप लोग का 1 है, ये आप लोग का 6 है, ये आप लोग का 3 है और ये 0 है। गाइस 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से दो केसेस बनते हैं, एक आप लोग का अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 का, एक आप लोग का z इज इक्वल टू 0 का। अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 पर हम लोग का जो डिटर्मिनेंट है, जो आप लोग का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, वो 0 आ रहा है। तो क्योंकि वो 0 आ रहा है, वो केस तो हम लोग कंक्लूड ही नहीं कर सकते, तो अल्फ़ा -3 नहीं होगा, ठीक है। तो हेंस z इज इक्वल टू 0। तो y आप लोग का आ जाएगा कितना, अगर z 0 है तो y यहाँ से आ जाएगा 1, y 1 है तो x आप लोग का 1 हो जाएगा, है ना। तो बस अब तो वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा यहाँ से ढूंढ लेना बेटा। इफ़ दिस एंड दिस आर कोलिनियर, ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब डिटर्मिनेंट आप लोग का शून्य के इक्वल हो जाएगा। कौन सा वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। तो वहाँ से ढूंढ लेना, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे हिसाब से आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। 134 कर लोगे तुम लोग, इनकंसिस्टेंट है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट फॉर, कंसिस्टेंट देखना है तो एक बार आप लोग का यूनिक का भी केस देखना बेटा, और एक बार हम लोग किसका केस देखेंगे, यूनिक भी एज वेल एज इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इन द ऑर्डर पेयर, ये भी तुम लोग ढूंढ ही सकते हो, नॉट दैट हार्ड। सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो अब यार 130 देखो, लेट फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा ए इज इक्वल टू दिस इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई आप लोग को एंड दिस हैज़ मोर देन वन सोल्यूशन। अरे मोर देन वन सोल्यूशन का मतलब हो गया इन्फाइनाइटली में नहीं, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दो यार, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लगाओगे तो क्या होगा, 4 आयोटा, फिर उसके बाद आप लोग का 1 प्लस आयोटा, फिर उसके बाद आप लोग का 8 टाइम्स cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। cos 2π/3 इज -1 -हाफ प्लस आयोटा sin 2π/3 sin 120, है ना। तो और ए बार, अच्छा ए आप लोग को दिया हुआ है बेटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ए बार मतलब ए कॉन्जुगेट मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस मारोगे, ठीक है, 0 कर दो। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला ये केस है, ठीक है। तो 4 आयोटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा
माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू ये 4 बार माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू 0। 4 4 उड़ जाएंगे बेटा हवा में, ठीक है। तो अल्फा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज +1, मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो प्लस बीटा यहाँ से हो जाएगा आप लोग का -1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा और आप लोग का आयोटा स्क्वायर मतलब -√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर बेटा आप लोग क्या लोगे, अपनी रियल टर्म्स को एक साथ करोगे तो बीटा +1 प्लस √3 एक तरफ और प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस आयोटा √3 मतलब -√3 प्लस आयोटा मतलब +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंपली बात है, अगर 0 आ रहा है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि रियल पार्ट भी 0 है आप लोग का, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो बीटा की वैल्यू आ गई बेटा -1 -√3, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा √3 -1, इसको मैं -√3 + 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया बेटा अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पूछिए, अल्फा बाय बीटा की वैल्यू पूछिए। अल्फा बाय बीटा √3 -1 अपॉन माइनस ऑफ √3 + 1 ऊपर √3 -1 से मल्टीप्लाई √3 नीचे बन जाएगा बेटा -2, ठीक है। और ऊपर बन जाएगा बेटा 4 -2 √3 मतलब -2 प्लस √3 अपना आंसर आ जा चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ऐसा। लेकिन आंसर बी है। अब क्या छोटी सी गलती हुई है यार, आंसर बी है। क्यों भाई आंसर बी क्यों है? हो आंसर बी बेटा इसलिए है क्योंकि मैंने गलती से ये गलत कॉपी कर दिया, शिट, ठीक है। आंसर बी इसलिए है क्योंकि ये आप लोग का अल्फा माइनस आयोटा बी लिखा है, तो ये प्लस आयोटा बी हो जाएगा। तो इससे आप लोग को बस एक ही जगह पर फ़र्क मिलेगा और वो ये है कि दिस बी विल गेट आप लोग का नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का प्लस है तो यहाँ पर आप लोग का माइनस हो जाएगा। और अगर ये आप लोग का माइनस हो गया तो ये आप लोग का प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये आप लोग का +1 में कन्वर्ट हो गया तो सिंपल सी बात है ये साइन नहीं आएगा आप लोग का, क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर दिया, तो माइनस साइन आप लोग के रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन, माय बैड, मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन इन देखा, ये इधर से पढ़ रहा था तो वो माइनस प्लस थोड़ा साइड से पढ़ा था तो इसलिए दिखा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे 129। इफ़ द लीनियर सिस्टम वेयर अल्फा बीटा गामा हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ये मेरे हिसाब से डायरेक्टली वैल्यू, क्या पता इसके आंसर 0 ही हो, इसको देख लेते हैं। इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर दे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करना मतलब 2 - 3 अल्फ़ा और 5 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो 10 + 3 अल्फ़ा हैज़ टू बी इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10/3 आ गया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई अपने पास। अब हम लोग गामा +5 और बीटा +1 को क्या करेंगे बेटा, रिप्लेस, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई भी आप लोग के 0 होते हैं फॉर इन्फाइनिटी मैनी सोल्यूशन। तो ऊपर में गामा +5 इधर रिप्लेस मारो और नीचे में आप लोग बीटा +1 रिप्लेस मारो और इसको -3 और 5 सब्सटीट्यूट कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से बेटा 5 गामा + 25 -3 बीटा +3 बीटा +3 बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई होकर के इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आप लोग की इस वाले से आ जाएगी, 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है -10/3 और फिर -3 और 5 को रिप्लेस करेंगे हम लोग गामा +5 और बीटा +1 से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा, 2 बीटा +2 + 10/3 गामा +5 इज इक्वल टू 0।
अरे यार 3 बीटा प्लस 5 गामा की वैल्यू तो -28 डायरेक्टली आ रही है, छोड़ो, सब्स्टिट्यूट मारते हैं सीधा। 9 टाइम्स अल्फा आप लोग का हो जाएगा -30 -28 58 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, करने की ज़रूरत ही नहीं थी, छोड़ो। सही है, 128 का 58, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, ये कर लेना यार, ये भी आसान है, नो सोल्यूशन। ये हो जाएगा अब तुमसे, ये भी एक नो सोल्यूशन का करके बता ही देता हूँ। चलो ना, एक 125 अपन ट्राई कर ही लेते हैं, ठीक है। एक 125 अपन ट्राई कर ही लेते हैं, इसी बहाने एक नो सोल्यूशन का हो जाएगा, क्योंकि मैंने नो सोल्यूशन का शायद अभी तक एक करवाया नहीं है। तो द नंबर ऑफ 125, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 - 3 + 5, 2 - 3 और +5, 1 3 -1, और आप लोग का है 3 -1, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वैल्यू है, दैट इज लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा। बाप रे, लिखूं कैसे इतने में, लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा, ठीक है। अच्छा, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा को 0 करो और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक नॉन जीरो आना चाहिए। तो वो वाली मैट्रिक्स में हमारे आंसर्स क्या क्या वो भी देख लेते हैं। एक है 9, फिर है -18, फिर है 16। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 - 3 5, 1 3 -1 एंड 3 -1, और ठीक है, इज इक्वल टू, पहले लेमडा को बेटा इज इक्वल टू 0 करो, यहाँ से वैल्यू ढूंढो, क्या बन जाएगी आप लोग की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मारो, 5 टाइम्स लेमडा। अच्छा चलो, मैं ये चीज़ बाद में बताता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं बाद में बताता हूँ, एक सेकेंड। चलो पहले तो ये कैलकुलेट कर लो, फिर एक चीज़ बताऊँगा। -5 + 6 टाइम्स लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा, और फिर ये हो जाएगा आप लोग का +9, माइनस का आप लोग का ये प्लस बन जाएगा, तो +3 टाइम्स लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा, फिर ये हो जाएगा आप लोग का -45 है ना, और फिर ये हो जाएगा आप लोग का, ये आप लोग का -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन रही है 9 टाइम्स लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा +9। अच्छा देखो, -50 -52 +9, तो -43। अरे छी यार, कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई पक्का? चलो एक बार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ऐसा करते हैं, 2 1 3 -3 3 -1 5 -1 लेमडा स्क्वायर माइनस मॉड लेमडा की जगह 9 - 18 और 16 डाल करके एक बार देख लेते हैं क्या ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है। चेक करना पड़ेगा अपने को। तो 2 3 इधर डाल दो, 9 16 इधर डाल दो बेटा, कैलकुलेट करो यहाँ से इसकी वैल्यू, जो कि अपनी हो जाएगी -9, ये हो जाएगा 48 96, फिर ये हो जाएगा 9 × 18, 9 × 18 मतलब 162 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा 48 में, ये आप लोग का -27 × 3 81, और ये आप लोग का हो जाएगा -36। ये वैल्यू कतई नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नो सोल्यूशन का ही केस है, मतलब मुझे सिर्फ यहीं से केस ढूंढना है। अच्छा बेटा, डेल्टा जेड 0 के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये नो सोल्यूशन का केस है, ठीक है। बात ही वहाँ पर ख़त्म हो गई, सिर्फ डेल्टा को इक्वल टू 0 किया है। अगर ये कैलकुलेशन हमारी सही है तो कायदे से अब, अच्छा तुम लोग को बस एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा, लेमडा स्क्वायर को तुम मॉड लेमडा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, होती है ये। 9 मॉड लेमडा स्क्वायर -9 मॉड लेमडा -43 इज इक्वल टू 0। अब ये बनी है क्वाड्रेटिक,
अगर मैं जिसके रूट्स चेक करूं 36, यार ये कैलकुलेशन पक्का मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है, 0 भी वैलिड नहीं है, ये कभी 0 होगा? 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 4 इंटू 9 इज 36 इंटू 43। यार ये 43 गलत आ रहा है यार, ये कैलकुलेशन एरर है, कुछ पक्का कैलकुलेशन एरर है, रुको यार चेक करने दो। -5 6 इंटू दिस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, -3 इंटू -1 इज +3 9। अब उल्टा जाएंगे, माइनस का +3 टाइम्स दिस, फिर उसके बाद माइनस ये 3 है ना, 945 -45 +1 इंटू 2 इज +2 और विद नेगेटिव साइन -2, ये भी सही है। -47 प्लस 9 इज 38 -43 आ रहा है, सब कुछ सही है यार। तो क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन रही है, बट आप लोग को 2 रूट्स तो मिल ही रहे हैं ना। एक सेकेंड ना, आप लोग को सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है। मॉड लेमडा की वैल्यू तो ये वैल्यू जो होगी बेटा खुद सोचो, 9 प्लस माइनस ये आप लोग का बन रहा है 36 इंटू 43, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 18। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन रहा है 9 प्लस माइनस, अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो 3 बार आ जाएगा, 9 प्लस 4 इंटू 43 दैट इज 172, है ना, 172 डिवाइडेड बाय 18, तो 9 प्लस माइनस आप लोग का क्या हो जाएगा 3 रूट ऑफ, ये तो 181, मतलब खुद सोचो 9 में ये मॉड लेमडा की वैल्यू है, मॉड लेमडा की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, जो कि 9 प्लस 3 रूट 181 डिवाइडेड बाई 18 होगी, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं आएगी क्योंकि मॉड में है, और ये वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है क्योंकि 181 13 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि बहुत बड़ा आएगा। तो इसका आंसर होना तो कायदे से 1 चाहिए। 125 का नंबर ऑफ रियल वैल्यूज पॉसिबल इज जस्ट 1, सो 125 का बी एंड हमारा आंसर सी है। इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन में कोई पक्का वाली गड़बड़ है, ठीक है, वरना मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन में तो ऐसा कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है गाइज। उन्होंने सो लेमडा इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बेटा मॉड लेमडा की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती, लाइक व्हाट आर दे टेलिंग यार, क्या लिख रहे हो, गलत है बेटा। इसका आंसर आप लोग का 1 ही आएगा, मॉड लेमडा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, बाकी तुम लोग एक बार कमेंट लिख देना अगर मेरी कैलकुलेशन है, ये करेक्ट है, उनकी भी यही इक्वेशन है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है उन लोग की भी, और मॉड लेमडा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ये चीज़ उन लोग को लिखनी चाहिए थी, तो ये उनकी गलती है, इसका आंसर 1 ही होगा। बाकी तुम लोग एक बार चेक करके बता देना, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, द नंबर ऑफ थीटा फॉर विच द, ये ट्रिग्नोमेट्री है, सॉल्व कर लेना यार, ये प्लेन वाला अभी के लिए छोड़ दो, ये तुम लोग को अभी नहीं आता है, ये कर लोगे। चलो तो 121 करते हैं यार। लेट ए एंड बी बी 2 3x3 non-zero real matrices such that AB is a zero matrix, then अच्छा तो देखो यार AB अगर आप लोग का जीरो मैट्रिक्स है, देखो इजी लग रहा है ये, AB अगर आप लोग का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो बेसिकली हो क्या जाएगा, अगर आप दोनों तरफ A इनवर्स लेते हो, ठीक है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये आई मतलब B इज इक्वल टू नल, B नल हो नहीं सकता, ठीक है, B नल हो नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स बोली है। अगर मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो A नल हो जाएगा, A नल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, A नल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर AB इज इक्वल टू नल है, अगर AB इज इक्वल टू नल है और A इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, B इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केस आप लोग का गलत बन रहा है, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, बी इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए इनवर्स अगर पॉसिबल नहीं है तो ये आंसर गया, बी इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो ये आंसर गया, ऑब्वियसली ये आंसर गया, क्योंकि क्योंकि अगर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं होता ए इनवर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आप लोग की क्योंकि ज़ीरो आ रही है, तो आप लोग के पास बी ऑप्शन ही बचा। ठीक है, अगर आप लोग का ए और बी खुद दोनों ज़ीरो नहीं है, तो अगर मैं इधर डिटर्मिनेंट ले लूँ तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ए और बी आप लोग का खुद नल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट ए हैज़ टू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी विच इज़ बी विच हैज़ टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आप लोग का बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं यार, 121 का बी। ठीक है, ये तो हम लोग ने किया हुआ है। ये वाला हम लोग ने किया था राइट, उसी टाइप का है NS वाला, तो ये वाला उस टाइप का ही है 2000। देखो 21 में 23, देखो 21 का 23 में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देख लेना बेटा, उसी टाइप का ही है, इतना कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, और हाँ बस। चलो, इस टाइप के भी हम लोग ने किए हुए हैं, ये भी हो चुका है सेंगेज वाले को, उसमें यही वाले टाइप के किए थे। फिर ये देखो यार, ये भी हम लोग ने किया हुआ है। ठीक है, हैव इनफाइनाइट देन द सिस्टम दिस हैज़, ये कर लेते हैं यार। ठीक है, 116 कर लेते हैं, 115 भी अजीब सा दिखाई दे रहा है, 115 भी कर लेते हैं। चलो, तो ये दोनों कर लेते हैं, 116 पहले करते हैं। तो 116 क्या कहते हैं, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स वाई और के जेड, मतलब 1 1 के, फिर आप लोग का है 2 3 -1, और आप लोग का है 3 4 2। ठीक है, ये आप लोग का है हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट को बेटा इक्वल टू ज़ीरो कर दो, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा बेटा 8k + 6 - 3 - 4 - 9k + 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कैंसिल हुए बेटा, ये आप लोग का 3 - k इज इक्वल टू ज़ीरो, k की वैल्यू अपनी आ गई 3। ठीक है, देन द सिस्टम k + 1x, k + 1x मतलब 4x हो गया, प्लस 2k - 1, 2k - 1, 2k - 1 will be equal to 5, y is equal to 7, एंड अरे यार ये तो बेकार में हमने किया, 6 + 1 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ये तो यूनिक सोल्यूशन का केस है, 4/7 इज नॉट इक्वल टू 5/8, तो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अब ये देखना है कि यूनिक सोल्यूशन क्या सेटिस्फाई करता है, तो ठीक है, दोनों को माइनस करो, सीधा सीधा आ जाएगा, 3x + 3y इज इक्वल टू 3, तो x + y इज इक्वल टू 1। सो आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन सेटिस्फाइंग x + y इज इक्वल टू 1, दैट इज डी ऑप्शन 116 का। ये तो बेकार क्वेश्चन था, ज़बरदस्ती कर लिया है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम ही है क्या, हाँ यार ये भी सेम है। तो एक बार बता देता हूँ बस, फिर ऊपर वाला तो तुम लोग कर ही सकते हो। ठीक है, इस पे भी वही डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा, 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 7 और 1 2 3। ठीक है, 1 और 3 इधर लिखो, 1 और 1 इधर लिखो, इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो। अच्छा, ज़ीरो नहीं कर सकते, हम लोग को नहीं पता इज इक्वल टू क्या करना है। ठीक है, अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 अल्फ़ा + 3 बीटा + 7 - 3 अल्फ़ा - बीटा - 14,
यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -7 आ रहा है आप लोग के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7, अच्छा जी, तो -7 प्लस 14 -7 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 7 पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक बार डाल करके चेक करना पड़ेगा, हैज़ नो सोल्यूशन वो बोल रहा है। तो रुको, अगर मैं इधर 7 7 डालता हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है। नो सोल्यूशन के लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से हम लोग को किसी को चेक करना है, तो हम लोग अब 6 3 14 बेटा सब्सटीट्यूट मारते हैं। पहले इधर 6 3 14, ठीक है, तो 1 3 और 6 और 14, ये आप लोग का क्या बन जाएगा बेटा 6 प्लस, ऐसे में तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, 42 इंटू 3, देखो वो बोल रहा है यहाँ पर 7 7 7 डल रहा है, मतलब ये वाली इक्वेशन आप लोग की बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3/7। एक इक्वेशन आप लोग की बन रही है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। मैं डिटर्मिनेंट चेक नहीं करने बैठ रहा, मैं कुछ और लॉजिक लगा रहा था कि हम लोग ये भी सोच सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कि भाई अगर मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू 7 7 डाल दिया तो ये इक्वेशन मेरी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3/7। एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3/7, एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। सिंपल सी बात है, नो सोल्यूशन केस है। दो सेम इक्वेशन के दो अलग आंसर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकते। तो ये वाले वैल्यू आप लोग की ट्रू है, लेकिन हम लोग को तो नॉट ट्रू ढूंढना है। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो ट्रू है। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 7 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अच्छा जी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डाला तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज अल्फा, अल्फा -7 हो जाएगा। एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 7 पुट किया देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ये भी करेक्ट बात है क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, देयर इज अ यूनिक पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द लाइन x प्लस 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। एक सेकेंड, वो ठीक है, पहले लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि वो कुछ इसी प्रकार दिख रहा है। सॉरी, बीच में आंटी आ गई थी। लास्ट पॉइंट हम लोग शायद थे डी पर, ठीक है। सो फॉर एवरी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दैट इज 7,7 ऑन द लाइन x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। भाई हम लोग को पता है कि 7,7 पर ही आंसर 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट का, तो 7,7 पर ही आंसर 0 आ रहा है, तो उस पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू है, तो भाई ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू। तो अब सी ऑप्शन को चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आंसर इसका 115 का डी होना चाहिए। और डी है आंसर, ठीक है। चलो अब ये तुम कर लोगे। हाँ देखो यार, अब ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई लेमडा बिलोंग्स टू एस, एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये सारे टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग के पास ऊपर भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलो, let s denote the set of all real values of lambda for the system of equation and it is inconsistent, मतलब नो सोल्यूशन वाला आप लोग के पास यहाँ पर केस आ गया। मतलब पहले तो आप लोग को लेमडा को जीरो, मतलब लेमडा को क्या, डिटर्मिनेंट को जीरो करना पड़ेगा, मतलब लेमडा 1 1 1 लेमडा 1 1 1, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले लेमडा 1 सॉरी 1 लेमडा इधर, लेमडा 1 इधर इज इक्वल टू करेंगे 0, तो 1 प्लस लेमडा क्यूब प्लस 1 माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा आप लोग का लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। याद करो इसके इक्वेशन रूट्स हम लोग ने उस दिन भी निकाले थे और इससे पहले वाले लेक्चर में ही
हम लोग ने, मैंने आप लोग को बोलता है एक आप लोग का रूट 1 आ रहा है, तो ये बनाता हम लोग का लेमडा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस 2, याद हो तो यही बना था मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, स्टिल मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। लेमडा देखो, लेमडा की वैल्यू एक 1 डालो तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स 1 + 1 + 2, नहीं गलत है, एक सेकेंड, नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेक्ट आ रहा है, सम ऑफ रूट्स क्यों गलत आ रहा है? हाँ सम ऑफ रूट 0 आना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड यार रुक जाओ, ये शायद प्लस था, ठीक है। इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो अब सही आएगा, 1 1 -2, हाँ अब करेक्ट आ रहा है, ठीक है अब करेक्ट आ रहा है। और -2 +1 करेक्ट है, ठीक है। अब ये करेक्ट आ रहा है, ये आप लोग का फैक्टर हो गया, मतलब लेमडा की वैल्यू 1 आएगी और -2 आएगी, ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो दो आप लोग की यहाँ से वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप लोग को केस क्या लेना है, इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, इनकंसिस्टेंट का केस लेना है। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट मारेंगे। क्या रिप्लेसमेंट मारेंगे, 1 1 1 का रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा की जगह आप हटा करके यहाँ पर 1 लिख दोगे, तो आपका एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, एक वैल्यू आप लोग की नॉन ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक। तो देखो 1 + लेमडा स्क्वायर +1 -लेमडा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कायदे से। लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास लेमडा -1 इंटू लेमडा -2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लेमडा की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू हम लोग ने इधर 1 ली है, अगर मैं इधर लेमडा की वैल्यू 1 1 1 ले लेता हूँ तो डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा लेमडा की वैल्यू 1 पर ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है और मैं कोई भी वैल्यू पर अगर मैं दूसरी भी चेक करूं उस पर भी मेरा आंसर 0 आ जाएगा, मतलब मेरी डेल एक्स की वैल्यू भी 0, मेरी डेल वाई की वैल्यू भी 0, मेरी डेल जेड की वैल्यू भी 0, तो वो तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस हो गया। तो लेमडा की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता बेटा, सिर्फ और सिर्फ -2 मेरे हिसाब से इंटू कंसिडरेशन आएगी। तो हैंस हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 का मॉड इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 2 इज 6, 6 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, 113 का सी सही है, ठीक है। तो अब बेटा फास्ट जाएंगे, अब ये सारे क्योंकि हम लोग ने क्वेश्चन किए हुए, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, हाँ ये एक कर लेते हैं यार, ये एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, ये तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। तो 109 अब तुम लोग खुद से कर सकते हो, ये वाला हम लोग कर लेते हैं बेटा 110, चलो। तो 110 क्या कहता है कि आप लोग के पास 3 इक्वेशन है, थीटा -पाई से पाई के बीच है और क्लोज्ड है, √3 होमोजीनियस है, ठीक है, -1 tan थीटा √7, ठीक है, और 1 1 tan थीटा होमोजीनियस है, और वो बोल रहा है हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखो बेटा √3 और tan थीटा, यहाँ पर लिखो बेटा 1 और 1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढो, -√3 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, +√7 + tan थीटा -√3 tan थीटा, यहाँ से कुछ बनेगा पक्का, आइडेंटिटी कुछ बनेगी, -√7 इज इक्वल टू 0, पक्का बनेगी, पक्की वाली बातें बनेगी, दिखने पर ही पता लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर पक्का बनने वाला है। tan स्क्वायर थीटा + tan थीटा
√3 tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0. वाई वाई, क्या बात है. तो tan थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस √3. तो tan थीटा की मेरे पास बेटा दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -1 और एक आ रही है √3. ठीक है, यहां से दो वैल्यू आ रही है. अब बेटा tan थीटा -1 कब कब होगा? -पाई से पाई के बीच. वो थीटा भी ढूंढ लेते हैं हम लोग. तो एक होगा बेटा -π/4 पर. ठीक है, और अगर मैं tan -3π/4 खोलूं तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा. तो एक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/4 और π/4 पर पॉजिटिव और 3π/4. ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है मेरे पास. सेकंड क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव. tan पॉजिटिव कब कब होगा? √3 आ रहा है. √3 मतलब 60 डिग्री. मतलब एक आएगा आप लोग का 180 माइनस 60 दैट इज 120. तो -2π/3 एंड एक आएगा आप लोग का +π/3. और अगर आप लोग को पता हो आप लोग कैसे कर सकते हो, +π कर सकते हो. जो भी आंसर आता है उनको +π में करो तो tan का आप लोग को डोमेन पता लग जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं. अब हम लोग को करना क्या है? देन में पूछा क्या है बेटा वो देखो. ठीक है, देन में आपसे पूछा है 120/π सिग्मा थीटा वेर थीटा बिलोंग्स टू द सेट एस. तो हम लोग के चार थीटे आए. ठीक है, वो चार थीटे डाल देते हैं और बेटा ऐड कर देते हैं. आई बिलीव हम लोग का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चार थीटे हम लोग के क्या क्या आए थे बेटा वो डाल लेते हैं. उनका सम डाल देते हैं, सम क्योंकि सिग्मा लिखा है. तो -π/4 प्लस 3π/4 कितना होगा बेटा? +2π/4 मतलब π/2. ऊपर वाले का क्या होगा? -2π/3 प्लस π/3 इज -π/3. सो 120/π ये बन जाएगा आपका इंटू π/6. ऑप्शन है यस है. तो 110 का सी आना चाहिए आप लोग का. ठीक है, बाकी तो आप लोग के खत्म. तो अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ये भी खत्म हो गया. ठीक है, अब बेटा हम लोग थोड़ी सी इन क्वेश्चंस की बात करते हैं. ए आप लोग को दिया हुआ है कुछ ऐसा है, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इज. तो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर आप लोग का कि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है. ए इज इक्वल टू -1 इंटू आई, ये भी गलत है. ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, ये भी. तो A² इज इक्वल टू आई होगा, चेक कर लेना. ठीक है, ये तो बेटा मुंह बोला हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एंट्री are integers, then which one of the following is true? A be a square matrix, determinant A is +-1, then A inverse exists but all its entries are not necessarily integers. देखो यार, डिटर्मिनेंट A इज +-1 इसका मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है. सॉरी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है. A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. ये हम लोग को पता है. ठीक है, तो एक सेकेंड लॉजिक लगा लेते हैं इसका भी. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू अगर +-1 आया तो A इंटू A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू I. ऑर्थोगोनल हम लोग का मैट्रिक्स होता है. तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हम लोग ने याद है, तो हम लोग का मैजिक मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल ही होता है. कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, तो दे एग्जिस्ट बट ऑल इट्स एंट्रीज आर नॉट नेसेसरली इंटीजर. ये तो करेक्ट ही है. तो यही आंसर होगा क्या? 103 का ए. सी, एक सेकेंड, शायद इसमें -1 ना आए. ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी +1 आती है, -1 ना आए तो इसलिए.
बट ये ऑल ऑफ हुज एंट्रीज आर इंटीजर ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मतलब ही क्या लिखा है? इफ डिटर्मिनेंट ए इज प्लस माइनस वन देन ए इनवर्स एग्जिस्ट बट ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर इंटीजर्स। डाल दो, हमें क्या है? ये क्या लिखा है? अच्छा, ए इनवर्स की एंट्री ढूंढनी है। ओ अरे यार 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 यार, मुझसे गलती हो गई। ए इनवर्स की एंट्रीज, ए इनवर्स आप लोग को ढूंढना है। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट बट ए इनवर्स की एंट्रीज सारी हमारी इंटीजर्स है कि नहीं है, हम लोग को वो चेक करना होता है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। सो सिंपल सी बात है यार, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ए की सारी इंटीजर एंट्रीज हैं तो ए ट्रांसपोज की भी इंटीजर एंट्रीज होंगी, तो ए इनवर्स की भी इंटीजर एंट्रीज होंगी, इसलिए आंसर सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है। माय बैड, मुझे वो क्वेश्चन की लाइन ही नहीं समझ में आई थी कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लिक हो गया। चलो ठीक, ऊपर इफ ए ट्रांसपोज डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, देन ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा, यहाँ पर सी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अच्छा सॉरी, वो बोला नहीं है। वेर ए बी सी डी ई एंड एफ आर इंटीजर सच दैट ए बी डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स फॉर विच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है बेटा? अभी अभी बताया था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आप लोग का क्या आएगा? आई के इक्वल आएगा। तो वहाँ से बेटा थोड़ा सा लॉजिक ढूंढ लेना, आई होप तुम लोग को मिल जाएगा। पीएनसी रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर कभी करेंगे। ए आप लोग को दिया हुआ है, u1 एंड u2 आप लोग को निकालना है, निकाल लेना बेटा, मल्टीप्लाई करके xyz मान लेना, इसको ए बी सी डी मान लेना, ढूंढ लेना। बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है, मिल जाएगा। नहीं तो ए इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स करना तो u1 आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स करना तो u2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी बच्चों जैसा है। लेट पी एंड क्यू बी 3x3 मैट्रिक्स, पी नॉट इक्वल टू क्यू इफ पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब। ये हम लोग ने देखा था, याद करो। इन दोनों को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, शायद इसका आंसर सी आएगा, 100 का सी। चेक करें एक बार। देखो सी, देखो ये 2012 का क्वेश्चन हम लोग ने कब किया, फिर रिपीट हुआ था, और हम लोग ने कब किया था ये वाला क्वेश्चन, पी की पावर 5 वाला। कहाँ था वो क्वेश्चन, पी की पावर 5 वाला? फर्स्ट ये देखो, लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ शुरुआत के ऑब्वियसली 5 साल के क्वेश्चन लगाओ, कि भाई 5 साल के क्वेश्चन लगा लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब आप खुद सोचो, 2021 में अगर किसी ने पहले 5 साल के क्वेश्चन लगाए थे तो उसने 2016 तक के लगाए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 2012 का सेम टू सेम रिपीट हो गया बेटा 2021 के अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग के पास ये वाली बुक अवेलेबल है तो सारे क्वेश्चन लगाओ ना यार, दिक्कत क्या है? ठीक है, इसके पहले के तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे ही किए हुए हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है तो लगा देना बेटा, ए इनवर्स ढूंढ लेना बेटा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आएगा। इफ़ ए इज एन 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, अच्छा जी, एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, देन बी बी डैश बी बी ट्रांसपोज। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन ना एडवांस के भी पैटर्न में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए है। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ है बी, तो बी कैन बी ए विल बी रिटर्न एज, अगर मैं बी ए सोचूँ, सॉरी ए बी सोचूँ, ठीक है, तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई में ए कर रहा हूँ तो ए बी विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता लग रही है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ना बी ट्रांसपोज की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी ट्रांसपोज होगा इस पूरे का ट्रांसपोज, मतलब ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, रिवर्सल प्रॉपर्टी ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। करेक्ट बात है,
प्रॉपर्टी में पावर आप लोग की एक्सचेंज हो सकती है। तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई तो मुझे बी इंटू बी ट्रांसपोज करना है। तो बी कितना है मेरा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है मेरे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। करेक्ट बात है। अच्छा, ए ट्रांसपोज इंटू ए को मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। खुद सोचो, ए इंटू ए इनवर्स विल बी आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स वो भी आप लोग का आई हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आप लोग का आंसर आएगा, हेंस द आंसर विल बी आई। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेई एडवांस के परस्पेक्टिव से आते हैं, तो ये प्लीज़ देख लो एक बार, ठीक है। तो ये वाला आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे आप लोग यूज़ करते हो इस चीज़ को, और आप लोग कैसे गिवन को यूज़ करते हो इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया, ये हम लोग ने कर लिया है, ये हम लोग ने कर लिया है, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। ये तो हम लोग अपने वो ट्रिक से कर सकते हैं, ये भी कर चुके हैं। हाँ बेटा, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी टूट जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें पता है डिटर्मिनेंट क्योंकि इक्वल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब विल कम आउट टू बी 64 बेटा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए हैज़ टू बी इक्वल टू 4 बेटा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट बी आपको ये ढूंढना है, तो डिटर्मिनेंट बी इंटू ये हो जाएगा इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा। सो हाफ इंटू 1/4 इंटू 1/2, आंसर हो जाएगा 1/16, 92 का सी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, तो 92 का सी है। तो ये भी हो गया। अब बचे क्या क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यार, ये पैटर्न है, तो ये देख लो यार, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है। तो ये आप लोग का सिंपल सी बात है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहे, ओरे बाप रे, तो ये तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा बेटा। एक बार इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1, सॉरी 1, फिर 3, फिर आप लोग का 0, और फिर आप लोग का 1, फिर 1 3 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिबोनाची चल रही है क्या? नहीं ना 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 ना, ट्रायंगुलर नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स चल रहे हैं। एक सेकेंड ना, अभी वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न चल रहा है गाइज। आई होप तुम लोग को ट्रायंगुलर नंबर्स पता हो। पहले आप लोग का बेटा 1 होता है, ठीक है, तो 1, फिर आप लोग का देखो ऐसे, ठीक है, फिर ट्रायंगल बना तो 3, फिर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो 6, फिर आप लोग का होता है बेटा 10, ठीक है, समझ में आया। फिर आप लोग का होगा बेटा देखो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस। ऐसे आप लोग अगर करना चाहो, बाकी तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बनती है। अगर आप लोग को क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का तरीका आप लोग को पता है तो ये एक पैटर्न बनता है, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न, ठीक। तो अगर आप लोग को पता होगा तो ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न एन स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस n/2 होता है,
एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, यस। तो ट्राइंगुलर नंबर्स का पैटर्न होता है बेटा एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये आप लोग का पैटर्न होता है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। ध्यान से देखो एक बार कि जब आपने फोर्थ टर्म लिखी तो 4 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू, 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई टू, तो एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू हैज़ टू बी इक्वल टू 78। तो यहाँ से तुम्हारे पास बेटा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस ये आप लोग का 156 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा n प्लस 13 इंटू एन माइनस 12 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12। देखो कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा है तुम्हें इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। तो n की वैल्यू बेटा 12 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जब मैं 11th टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा उसके बाद ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग का 11 है, देन द इन्वर्स ऑफ 1 12 0 1 विल बी, ठीक है। तो इन्वर्स तो ढूंढ ही सकते हैं अपन, 1 ही इसका डिटर्मिनेंट है और ये और इनका साइन चेंज, तो सी ऑप्शन आप लोग का आंसर होना चाहिए 91 का। बी ऑप्शन है, ओ गलती हो गई एक, अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई। सब कुछ सही निकाला था, मतलब जब मेरी ये वाली वैल्यू 12 आएगी तब मेरा ये आंसर आएगा। अरे यार इतना सब कुछ तुम्हें नया बताने के बाद उसके बाद मैंने ही मिस्टेक कर दी थी कि ये वाली वैल्यू 12 आने पर देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू 3 आई थी, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू आप लोग की 6 आई थी। मतलब थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ रहा है, तो 12th टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आएगा। तो ये चीज़ अगर 12 है तो n की वैल्यू 13 है और n की वैल्यू 13 है तो अरे यार इतना बड़ा ब्लंडर, ठीक है, इतना बड़ा ब्लंडर भाई। बहुत ज़्यादा नींद में हूँ आजकल मैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो कोई नहीं, बट ठीक है, ये चीज़ गलती हो गई, तुम लोग को नहीं करनी है ये चीज़, अभी गलती हो गई है, मुझसे हो गई है, ठीक है, कैलकुलेशन एरर है। अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। ये इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन में कुछ, अच्छा, इज़ द इन्वर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। ये B इज़ द इन्वर्स ऑफ A, तो B इज़ इक्वल टू A इन्वर्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेना बेटा, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट A कर देना, तो वहाँ से तुम्हें डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट मारना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला इजी डिटर्मिनेंट B की पावर लगा देना, B की पावर n-1, ठीक है, और B को फिर एडजॉइंट और A से डाल करके, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा B को अगर एडजॉइंट A लिखोगे तो 2 एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और C की वैल्यू 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट A हो जाएगी, कैंसिल ऑफ कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, हम लोगों ने ये भी किया हुआ है। ये एक बार कर लेते हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है, 87, ठीक है। तो यार हमें P दिया हुआ है 3 - 1 2 -2 2 0 अल्फ़ा और 3 - 5 0, ठीक है। और हम लोग को डेटा देखो क्या क्या दिया हुआ है कि Q एक मैट्रिक्स है, PQ इज इक्वल टू KI दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग को दिया हुआ है Q23 इज इक्वल टू -K/8 एंड डिटर्मिनेंट Q इज इक्वल टू K²/2, ठीक है। तो यहाँ से तो ठीक है, एक रिलेशन मिल रहा है मुझे, अगर मैं P इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ
ठीक है, पी इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल सी बात है, क्यू विल बी इक्वल टू के टाइम्स पी इनवर्स, ये मिल रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू बेटा के की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, जो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट पी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग को पता लग रही है यहाँ से। ऑल राइट, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान में देखूं तो क्यू, अच्छा ये चीज़ यहाँ से देखो वैलिड है। डिटर्मिनेंट पी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं यार, डिटर्मिनेंट पी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, तो -2033 आंसर आ जाएगा बेटा 20, है ना। तो 20 - 3 अल्फ़ा 00 + 15 अल्फ़ा, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 20 + 12 अल्फ़ा। ये आप लोग के पास वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ पी की, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट मारते बेटा, डिटर्मिनेंट क्यू इज इक्वल टू k² 2 दिया हुआ है, k² 2 इज इक्वल टू k³ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट पी। डिटर्मिनेंट पी, एक सेकेंड, बाद में एक सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो k की वैल्यू आ गई बेटा डिटर्मिनेंट p बाय 2, या डिटर्मिनेंट p की वैल्यू आ गई 2k के इक्वल। अच्छा जी, मतलब यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल रही है 10 + 6 अल्फ़ा। ठीक है, चलो एक रिलेशन मिला। अब बेटा दूसरा रिलेशन ढूंढते हैं बेटा, Q23 इज -k/8। सबसे पहले तो बेटा Q23 मतलब Q है, Q मेरा क्या है, K टाइम्स P इनवर्स है, K टाइम्स P इनवर्स, ध्यान देना। तो Q विल बी बेसिकली इक्वल टू K टाइम्स adjoint of P upon determinant of P. Adjoint of P divided by डिटर्मिनेंट P की वैल्यू हमारी 2k आई थी, तो एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। अब एडजॉइंट ऑफ P मतलब को फैक्टर मैट्रिक्स को मुझे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, को फैक्टर मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना है, 2 से। को फैक्टर के ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को, सॉरी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये मेरी बेटा क्यू मैट्रिक्स होगी, सॉरी ये मेरी एडजॉइंट ऑफ पी मैट्रिक्स होगी। इनटू हाफ कर दिया तो ये मेरा क्यू पूरा आ जाएगा। क्यू मैट्रिक्स में मुझे Q23 की वैल्यू चाहिए, तो Q23 इज व्हाट, Q23 इज A32, Q23 इज A32 मतलब कोफैक्टर ऑफ दिस, दैट इज 3 अल्फा + 4। ठीक है, सो 3 अल्फा + 4 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी माई Q23 विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि Q23 में ये वाला नंबर आ रहा है बेटा। ठीक है ना, -1 की पावर 3 + 2 भी होगा ना कोफैक्टर के लिए। सो Q23 इज दिस विच इज इक्वल टू -k/8। k की 2 इक्वेशन आ गई हैं। यहाँ से बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँगा तो 6 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बेटा -6 आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड k की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ढूंढना है α² + k² जो कि 17 हो जाएगा। तो 87 का अपना आंसर क्या हो गया बेटा, 70। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। ठीक है, ये पैटर्न वाली चीज़ है, ये आप लोग कर लोगे, ये भी आसान है, ये हमने कर लिया था, ये भी पैटर्न वाले ही। अब ये हम लोग ने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए थे। ठीक है, इसमें एक लॉग का क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लॉग बाद में करवाऊंगा। एक 52
और एक 48। बस ये 2 लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो 48 करते हैं बेटा। लेट A1 A2 A3 A10 बी GP विद AI ग्रेटर देन 0 फॉर I 1 2 3, ठीक है। एंड S बी अ सेट ऑफ पेयर्स R K बिलोंग्स टू N द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर विच आप लोग का ये डिटर्मिनेंट आप लोग को 0 दी हुई है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको कॉपी तो नहीं कर सकते मैं, लेकिन इधर ही ट्राई करता हूँ करने की, अगर हम लोग कर सकते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग। तुम्हारे पास तो खुला हुआ है ना, तो इसको मैं एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। चलो, तो ऑलराइट, ये सारे जीपी में, तो A1 की पावर R इंटू A2 की पावर K, तो लॉग में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो लॉग में वो चीज़ स्प्लिट होकर के बेटा ऐड हो जाएंगी। तो पहले एक का एक खोल करके देखते हैं कि बन क्या रहा है। A1 की पावर R इंटू A2 की पावर K, बेसिकली ये बन जाएगा बेटा लॉग A1 पावर R प्लस लॉग A2 पावर K, ठीक है। फिर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आप लोग का बन जाएगा R टाइम्स लॉग A1 प्लस K टाइम्स, सॉरी ये K है, प्लस K टाइम्स लॉग A2। अच्छा, अब बेटा अगर, या फिर हम लोग बेस्ट एक तरीका है, अगर हम लोग ये भी ना करें, सीधा पहले A2 की वैल्यू हम लोग A2 की वैल्यू A1 इंटू R ले लेते हैं। मैं कॉमन रेशियो को R ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जीपी में ना तो कॉमन रेशियो को R ले लेता हूँ, तो A1 इंटू R ले लेता हूँ, उसकी होल पावर K कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा लॉग A1 पावर R प्लस K इंटू R पावर K, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप लोग का सेम वही चीज़ बन जाएगी, A1 पावर R A2 इंटू A3 वाला अगर मैं करके बताऊँ तो वो मैं साइड पर आप लोग को लिख के बताता हूँ कि वो भी आप लोग का कैसे सेम बन जाएगा। ध्यान देना, A1 पावर R प्लस के आप लोग का कॉमन हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि A2 इज बेसिकली A1 इंटू R, A3 इज बेसिकली A1 इंटू R स्क्वायर। तो A2 पावर R मतलब A1 इंटू R की पावर R इंटू A1 R स्क्वायर की पावर K। तो आप लोग का A1 पावर R प्लस K कॉमन हो जाएगा, R पावर R प्लस 2K बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, हर एक में आपका सिंपली आप लोग का लॉग ऑफ A1 पावर R प्लस के, लॉग ऑफ A1 पावर R प्लस के, लॉग ऑफ A1 पावर R प्लस के, ये आप लोग का हर चीज़ आप लोग का कॉमन आएगा। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं लॉग इसको ऑब्वियसली इसको तोड़ करके आप लोग क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ A1 पावर R प्लस के प्लस K टाइम्स लॉग ऑफ R, ठीक है। सिमिलरली उसमें 2K प्लस R लॉग R, ठीक है, ठीक है। आप लोग का क्या बन जाएगा 2K प्लस R लॉग R, जब आप उसके लॉग की पावर लोगे। इस पूरे क्वांटिटी को ना मैं अभी के लिए क्या कर लेता हूँ, एक कैपिटल B मान लेता हूँ। तो उससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, देखो B सब में B तो लिखा हुआ ही होगा, प्लस वाली क्वांटिटी देखते जाना बेटा क्या लिखी हुई होगी। प्लस आप लोग की यहाँ पर लिखी हुई होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक K आ रहा है तो R पावर K, तो K लॉग R, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देखूं, R क्यूब पहले से ही होगा तो 3R वो बन जाएगा, R पावर 4 होगा तो 4K बन जाएगा, तो 4K प्लस 3R, समझ में आई बात। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसको देखो 6R प्लस 7K। अभी के लिए लॉग R को भी भूल जाओ कि भाई लॉग R जैसी एक चीज़ लिखी हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो कि ये बन क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोग का पहला ये बनेगा, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आता हूँ,
ठीक है, और ये वाली चीज़ें अभी के लिए हटा देते हैं क्योंकि ये अपना हो गया इसका काम। इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देखूं तो इधर भी फिर नेक्स्ट वाला भी आप लोग का वही b प्लस आप लोग का क्या बन जाएगा, उसको c मान लेते हैं एक बार पूरे को। ठीक है, मैं देखो इसको बहुत सिंप्लीफाई, नहीं तो एक्चुअली में तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, कॉलम या रो ऑपरेशन लगा दो, तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आप लोग का नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 2k प्लस आर। ठीक है, 2k प्लस आर। फिर आप लोग का बनेगा बेटा 5k। ठीक है, 5k प्लस 4r। और फिर आप लोग का बनेगा बेटा 8k प्लस 7r। फिर आप लोग का बनेगा b प्लस वापस, ये आप लोग का बन जाएगा बेटा 3k प्लस 2r। ये बनेगा 6k प्लस 5r। और ये आप लोग का बन जाएगा बेटा 9k प्लस 8r। ठीक है, इसको अगर मैं ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दें बेटा, पैटर्न दिख गया। देखो क्या पैटर्न दिख गया, ध्यान दो। अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं और -2 टाइम्स ये कर देता हूं तो ये देखो ये सब 0 बन जाएगा। अगर मैं बेटा रो 3 में रो 3 प्लस रो 1 करता हूं, दोनों को ऐड किया और -2 टाइम्स रो 2 कर दिया। कितना टाइम्स रो 2, 2 टाइम्स। ध्यान देखो 7k प्लस k इज 8k, 8k प्लस 6r -2 टाइम्स दिस 0 0 0। अब यहां पर हम लोग को दिक्कत ये आ गई, ये तो सब कट रहा है। कहीं पर भी 1 नहीं बचा यार। 12k 10r b प्लस बी माइनस 2c सब 0 बन गया यार। ये तो इनफाइनाइटली मैनी फिर होगा, फिर 48 का बी ऑप्शन होगा। यस, बी ऑप्शन है क्योंकि आप लोग का ऑल रियल नंबर्स इस पे पॉसिबल है कि के और आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसी 0 बन रही है। क्योंकि आप जब इसको अगर आप लोग परफॉर्म करोगे तो आंसर आप लोग का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग का ख़त्म हो गया। काफ़ी बड़ा बन गया है काम। और मैंने एक आप लोग को बताया था 52 वाला। यस, 52 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे कल दिखा था ये। ठीक है, ये वाला तो तुम कर लोगे, मुझे 52 दिखा था जब मैंने लास्ट की ये वीडियो डाली थी कि भाई एक ये बता देता हूँ क्योंकि ये मुझे देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि भाई ये है क्या। इसमें फंक्शंस का यूज़ है, तो फंक्शन n दिया हुआ है आपको ये। तो अब आप लोग का बेटा ये कुछ इस प्रकार बनेगा 3 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि आप लोग 1 डालोगे पावर में। पहले मैं इधर लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, करेक्ट। फिर ये वाला हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फिर आप लोग का आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब,
1 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने लग गए फिर तो हो गया बेटा काम। हाँ, पैटर्न चल रहा है देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं, तीन चीज़ें ऐड हो रही है, तीन चीज़ें ऐड हो रही है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी जब हम लोग संगेत सॉल्व कर रहे थे, वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अब बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे होता है, याद करो, रोज रोज के साथ ही मल्टीप्लाई होती हैं। रोज रोज के साथ ही आप लोग की मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। वन वन वन, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, रुक जाओ, 1 1 1, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 फिर अल्फा स्क्वायर फिर बीटा स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाला चलेगा आप लोग का 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। ये बेटा ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, मतलब ये दो डिटर्मिनेंट अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप लोग देखो रोज को रो के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये वाला इस रो से 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा पावर आप लोग का क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू। तो ये बेसिकली आप लोग का इस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू हम लोग को पहले से ही पता है, जब आप लोग का 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर होता है तो x माइनस ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस ए हो जाता है। तो ये आप लोग का इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू अल्फा है, z की वैल्यू बीटा है। तो हम लोग का आंसर क्या आता है, सीधा सीधा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस x। और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर परफॉर्म कर दो, तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, देखो वही वैल्यू अपने को मिल रही है, मतलब कि a की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, दैट इज 52 का a, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत ही लंबी वीडियो बनी है मेरे हिसाब से, बाकी मुझे नहीं पता, मैं ये चेक करूँगा। एंड थैंक यू। डिटर्मिनेंट्स को आज मुझे ख़त्म करना था, तो आज क्योंकि इतना सारा काम सिर्फ डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड है, तो सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पर शायद मैं वीडियो डालूंगा, या फिर मैं हो सकता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर डीसी का आज एक लेक्चर शॉर्ट 1 घंटे का, ज़्यादा नहीं, जैसे कल शॉर्ट डाला था बिल्कुल वैसा ही एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आज पूरा डिटर्मिनेंट्स खत्म हो जाना चाहिए, सो दैट अब अगले 2 दिन सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, और फिर आप लोग का थर्सडे या फ्राइडे से शायद प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद जो कैलकुलस वाला पार्ट है, अब लगातार स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।